सो जेफरसन जो थे उनका एक ड्रीम था। जेफरसन मीन्स थॉमस जेफरसन, जो थर्ड प्रेसिडेंट थे यूएसए के। उनका एक ड्रीम था कि जो यूरोपियंस हैं वो अपनी एक ऐसी पॉपुलेटेड कंट्री बना लें जिनके साथ छोटे छोटे स्मॉल फार्म्स भी हों। मतलब कौन सी जगह को, अमेरिका को जगह को कौन ऑन कर ले, यूरोपियंस कर ले। ऐसा सपना किसका था? जेफरसन का था। क्योंकि जो नेटिव पीपल थे वो तो ऑन कर ही नहीं पा रहे थे, वो तो करना भी नहीं चाहते थे, कर भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही क्रॉपिंग किया करते थे जितनी उनकी नीड थी, ना कि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से वो क्रॉप किया करते थे। सो उनको ये बहुत गलत चीज़ लगी थी, इसीलिए इस व्यू के कारण उन्होंने नेटिव पीपल को क्या कह दिया? अनसिविलाइज पीपल मानना शुरू कर दिया था। तो हमारी बुक में एक मैप दे रखा है। ये जो मैप है ये अमेरिका का 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड से पहले का मैप है, जो ऐसे दिखा करती थी। मतलब ये जो सारी कंट्रीज़ हैं वो 18th सेंचुरी के बाद एग्जिस्टेंस में आनी स्टार्ट हुई थी। तो कहते हैं कि जैसे ये कंट्री है कनाडा या यूएसए, ये सब एग्जिस्टेंस में आने लगी थी बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। पहले ये क्या थे, सिर्फ इनके पास फ्रैक्शंस हुआ करते थे लैंड के। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया जो था वो कवर करना स्टार्ट कर दिया। और इससे नेक्स्ट 100 यानी 18th सेंचुरी के जो नेक्स्ट सेंचुरी थी, 100 ईयर्स थे, उन्होंने उस टाइम पीरियड पे क्या किया था? एक्सपेंशन किया था, लैंड एक्सपेंशन किया था। वो लैंड एक्सपेंशन कैसे किया था? बाय करके, वॉर करके, इस तरह से उन्होंने क्या किया था? लैंड को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया था। जैसे हमारी बुक में बता रखा है कि जो यूएसए का लार्ज एरिया है वो उन्होंने परचेज किया था। क्या किया था? परचेज किया था। और तो उन्होंने जो ये लैंड थी वो फ्रांस से साउथ साइड से ली थी। एंड जो मतलब कुछ पार्ट जो था उन्होंने रशिया से लिया था, कुछ फ्रांस से, कुछ रसिया से यानी अलास्का से, और कुछ बाय वॉर लिया था। लड़ाई करके उन्होंने जो थी एक्सपेंशन की थी। जैसे कि हम साउदर्न पार्ट देखें अगर यूएसए का, तो वो जो साउदर्न पार्ट है यूएसए का वो उन्होंने बाय वॉर लिया था, वॉन करके, कॉन्कर करके मैक्सिको से। तो इस तरह से सब जो था वो वहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था। अगले सेंचुरी में यानी 19th सेंचुरी में जो थी वो लैंड काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी, जो आज के टाइम में अमेरिका के मैप में हमें शो की जाती है। तो जो लैंडस्केप था अमेरिका का वो सडन चेंज हुआ था। क्या हुआ था? सडन चेंज यानी ड्रास्टिकली चेंज हुआ था 19th सेंचुरी में। और ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पे जो माइग्रेंट आए थे वो ब्रिटेन से आए थे, या फ्रांस जो थे वो यंगर सन थे जिन्होंने ये जो लैंड है वो इनहेरिटेड नहीं की थी। जर्मनी, स्वीडन, इटली, उन्होंने अपनी लैंड छोड़ दी थी और लॉस्ट कर दी थी बिग फार्मर्स के थ्रू। और फिर उन्होंने यहाँ माइग्रेंट हुए और सेटल होना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो थी वहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था। एंड ह्यूज प्रॉपर्टीज़ जो थी वो बाय की गई थी लो प्राइसेस पे। तो जो माइग्रेंट्स आए थे उन्होंने वहाँ पे क्रॉप्स की यानी एग्रीकल्चर की, और अपनी क्रॉप को उन्होंने वाइल्ड एनिमल से बचाया भी था। कैसे बचाते थे? मतलब पहले ये मान लो ये फार्म हो गया, यहाँ पे क्रॉपिंग की गई, तो वाइल्ड एनिमल से ये अपनी क्रॉपिंग को बचाने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को किल कर देते थे। क्या कर देते थे? किल कर देते थे। जैसे वॉल्स हो गए या माउंटेन लायंस हो गए, उन्हें वो मार दिया करते थे ताकि वो उनकी क्रॉप को फिनिश ख़राब ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दें। फिर क्या हुई थी? बार्ब्ड वायर्स आई थी 1873 में, जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लैंड को सिक्योर किया था और वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करने लगे थे। आपने देखा होगा आज भी जो फार्म्स हैं वो बार्ब्ड वायर से उनकी बाउंड्री बना जाती है, जैसे कांटे वाली जो तारें होती हैं, जिससे जो क्रॉपिंग है वो एनिमल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं की जाती। ये जो है आज भी हमारे एरिया में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से वो अपनी क्रॉपिंग को उस टाइम पीरियड में भी बचाया करते थे। तो जो साउदर्न अमेरिका का क्लाइमेट था वो काफ़ी ज़्यादा हॉट था। क्या था? काफ़ी ज़्यादा हॉट था।
तो ऐसा भी कहा गया कि वहाँ पे हॉट रीजन होने के कारण काफ़ी ज़्यादा जो स्लेव्स थे वो उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्हें कड़ी धूप में काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो स्लेव्स थे वहाँ पे मरते जा रहे थे। बहुत बड़ी नंबर में उनकी डेथ होनी वहाँ स्टार्ट हो गई थी। तो लोगों ने जो स्लेव सिस्टम था उसको प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जो ये प्रोटेस्टेशन था ये किसने स्टार्ट किया था? अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। एंटी स्लेवरी एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी आप किसी को भी अपना स्लेव नहीं बना सकते। फिर हम बात करेंगे नॉर्दर्न एरिया की, यूएसए के। वहाँ की जो इकॉनमी थी वो डिपेंड नहीं करती थी एग्रीकल्चर पे, या हम कहेंगे प्लांटेशंस पे। तो अगर जो इकॉनमी है वो प्लांटेशन या एग्रीकल्चर पे डिपेंड ही नहीं करेगी तो वहाँ पे स्लेव्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो इस तरह से जो था वो स्लेव सिस्टम जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। क्या होता जा रहा था? धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा था। और उनका ये भी मानना था कि ये एक इनह्यूमन एक्ट है, मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने स्लेव्स बनाने वहाँ पे कभी ऐसा काम किया ही नहीं था। फिर एक टाइम पीरियड आया था 1861 टू 65 का, वहाँ एक वॉर हुआ था, और वो ये वॉर इसीलिए हुआ था कि जो ये स्लेवरी सिस्टम है उसको क्या किया जाए? अबोलिश किया जाए, यानी ख़त्म किया जाए। इसके लिए क्या हुआ था, वहाँ पे आपस में वॉर शुरू हो गया था अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। और जो अफ्रीका था वो वॉन कर गया था और उन्होंने ये जो स्लेवरी प्रोसेस है उसे ख़त्म कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने वाइट एंड नॉन वाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो भी फिनिश कर दिया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कॉमन ट्रांसपोर्ट बना लिया था, यानी उसे भी क्या कर दिया गया था, वाइट एंड नॉन वाइट दोनों यूज़ कर सकते थे। तो इस तरह का जो सेग्रीगेशन था वो वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी उन्हें एक प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ही बड़े टाइम से, और वो ये प्रॉब्लम थी कि उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो इतना एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बहुत बड़ी लंबी लड़ाई के बाद या बहुत बड़ी डिस्कशन के बाद, बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि ये जो प्रॉब्लम थी वो 1867 में फिनिश हो गई थी, इसका एंड हो गया था। और जो कनाडा है उसे कन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब एक ऐसा एरिया जो अपनी पूरी की पूरी कंट्रोलिंग खुद करेगा, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो स्टेट के पास सारी की सारी पावर नहीं होती, कुछ पावर जो है वो सेंट्रल के पास होती है और कुछ पावर स्टेट के पास, यानी जो पावर डिवीज़न है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड है। फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, फिर आगे सब डिस्ट्रिक्ट के बीच में ऐसे डिवीज़न है। लेकिन जब ऑटोनॉमी की बात आ जाती है तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को आप खुद ही चलाओगे, उसके बीच में किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो 1867 में कनाडा को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। इसमें बस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बस परसेप्शंस हैं लोगों की जो दूसरे लोगों के लिए उन्होंने अपने मन में बना रखी थी। नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है। सो यही टॉपिक था आपका। आई होप आपको समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली and don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.